दोस्तों, ईएस शर्मा एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उन्होंने 22 मार्च को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। ईएस शर्मा एक रिटायर्ड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद एक बड़े अच्छे नागरिक भी हैं और उनका जो कार्यकाल है, जो उन्होंने काम किया है, वो बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा डेडिकेशन और बड़ी एक हॉनेस्टी से काम किया। ईएस शर्मा ने 22 मार्च को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर उन्होंने कुछ चीजें, कुछ तथ्य चुनाव आयोग के सामने उस पत्र द्वारा रखे। क्योंकि इंडिया अलायंस की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी से या प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो इनके पीछे जो ताकत है, हमारी लड़ाई उससे है। तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने उस शक्ति को, जो जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, उसको हिंदू धर्म की शक्ति के साथ जोड़ दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि हिंदू नारी शक्ति और मातृशक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन विपक्ष ने शक्ति को नष्ट करने के बारे में बताया है। यह हिंदू धर्म का अपमान है। साथ ही में मुंबई में एक रैली में, शिवाजी पार्क में अपनी रैली में उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने खुले तौर पर घोषणा की है कि वह उस शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं जिसमें हिंदू धर्म की आस्था है। तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति का क्या मतलब है। यानी मोदी जी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में देवी देवता को समर्पित कई मंदिर यहाँ की शक्ति है और कहा कि हिंदू धर्म में यह शब्द मातृशक्ति और नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस के लोग बार बार और जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। ईएस शर्मा ने अपने उस 22 मार्च के पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री सीधा धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। क्या ये धर्म में राजनीति लाना, क्या ये चुनाव आयोग द्वारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? अगर विपक्षी पार्टी इस तरह का कोई भी उल्लंघन करती हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इसका उल्लंघन करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने ईएस शर्मा जी ने 3 दिन इंतजार किया और 3 दिन उनको कोई जवाब नहीं मिला, तो 25 मार्च को उन्होंने एक और पत्र लिखा और इस पत्र में ईएस शर्मा ने 10 सवाल चुनाव आयोग से पूछे। वो 10 सवाल क्या हैं? ईएस शर्मा ने, जो पहला सवाल है, ईएस शर्मा ने कहा, क्या आयोग किसी राजनेता द्वारा मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी पार्टी के लिए वोट देने की अपील को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानता है? दूसरा सवाल, क्या आयोग को लगता है मेरे जैसे सामान्य नागरिक मतदाता द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और आम मतदाताओं की चिंताओं को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? तीसरा, क्या आयोग मानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे के बाहर हैं, इसलिए वह आयोग या आम जनता के प्रति जवाबदेही उनकी नहीं है? चौथा प्रश्न, क्या चुनाव प्रक्रिया में मोदी के लिए अलग नियम हैं और अन्य के लिए अलग हैं? पांचवा, क्या आयोग ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है या इससे पूरी तरह नजरअंदाज करने का फैसला लिया है? छठा सवाल, क्या आयोग ने स्वतंत्र स्रोत से मेरी शिकायत संबंध में तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया है या मेरी शिकायत पर तत्काल आदेश पारित किया है?
यदि है ऐसा है तो क्या आयोग इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा? 7वां सवाल जो उन्होंने किया, क्या संबंधित शिकायत पर 3 आयुक्तों के बीच सोच पर मतभेद है या आयोग द्वारा असहमति वाले विचारों का सार्वजनिक खुलासा नहीं करने के पीछे क्या कारण है? 8वां सवाल, क्या यह ध्यान में रखते हुए कि आप में से प्रत्यक्ष सत्तारूढ़ राजनीति द्वारा चयन किए जाने के परिणाम स्वरूप कार्यालय में बैठा है, तो क्या एक सामूहिक निकाय के रूप में आयोग सत्ता के प्रमुख के लिए किसी शर्मिंदगी का कारण नहीं बनने के लिए स्वयं को बाध्य महसूस करता है? क्या आयोग किसी कारण से, जो नवा सवाल, क्या आयोग किसी कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए मेरी शिकायत पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने से डरता है? 10वां और आखिरी प्रश्न, यह देखते हुए कि आयोग के कार्यालय द्वारा किए जाने वाले खर्च सरकारी खजाने से किए जाते हैं, क्या आयोग को जनता के प्रति जवाबदेही महसूस नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, जिस दिन चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इमीडिएटली जो है चुनावों का ऐलान किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तब एक पत्रकार ने उनको एक प्रश्न पूछा कि जब भी विपक्षी पार्टियां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, जब सत्तारूढ़ में बैठे हुए लोग जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, या अगर सत्तारूढ़ के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर शिकायत करें अपोजिशन पार्टीज के लोगों की, तब उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए जो इलेक्शन कमीशन है वो फौरन अपोजिशन लीडर्स पर कार्रवाई करता है। तो इसके जवाब में चुनाव आयुक्तों ने कहा, एक गोलमोल सा उन्होंने जवाब दिया कि एक मंत्री हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कर्नाटका में कुछ उटपटांग जो जवाब दिए थे तो उन पर एफआईआर लागू करने की बात कही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूं कि जिस नारी शक्ति का, जो आपने शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति से जोड़ी, जो मणिपुर में हुआ, तब आपको नारी शक्ति, मातृशक्ति के बारे में कुछ याद नहीं आया। आपके निवास दिल्ली से कुछ ही दूरी पर जो हमारी पहलवान बहनों का जो प्रदर्शन था, आपकी पुलिस ने उनको पांव तले रौंदा, उन पर अत्याचार हुए, आप ही के एमपी पर, बृजभूषण पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, क्या तब आपको नारी शक्ति का ध्यान नहीं आया? जब आपके सत्ता के लोग, आपकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब नारी शक्ति, मातृशक्ति वो मातृशक्ति नहीं रहती। जब अपोजिशन के लोग आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ और जो लोग आपको चला रहे हैं उनको शक्ति बोलते हुए उनके खिलाफ बात करते हैं, तो आप बड़ी चालाकी से उनको हिंदू धर्म, मातृशक्ति के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आज चुनाव आयोग को अपनी स्वतंत्रता साबित करने का आज एक मौका है। वो इस चीज का जो EAS शर्मा जी ने जो पत्र लिखा है उसका क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और क्या वो अपने आप को स्वतंत्र साबित करने का थोड़ा सा भी प्रयास करेगा? दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जो चुनाव आयोग है वो गवर्नमेंट का भोंपू है, क्योंकि पहले जो चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया थी उसमें 3 लोग थे, प्रधानमंत्री खुद, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया और चीफ जस्टिस की जगह एक गवर्नमेंट का ही कैबिनेट मिनिस्टर, जो तीसरा वहां लोग हो गए, जो इंसान होगा, जो तीसरा मेंबर होगा, उसको बना दिया। मतलब चीफ जस्टिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कैबिनेट मिनिस्टर को 3rd मेंबर के रूप में
उन्होंने रख लिया। तो क्या रेशो होगी? 2:1, 2 गवर्नमेंट के और 1 अपोजिशन लीडर। तो क्या इस कमिटी में, जिसमें 3 में से 2 जो मेजॉरिटी वोट गवर्नमेंट का है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्र तरीके से इंडिपेंडेंस होकर वो अपना काम करेगा? क्या चुनाव आयोग टीएन शेषन साहब से कुछ सीख लेगा, जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? क्या चुनाव आयोग उनसे, टीएन शेषन जी से कोई सीख लेगा? या चुनाव आयोग गांधी के 3 बंदरों की तरह बिहेव करेगा कि सत्तारूढ़ लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ भी करें वो देखेंगे नहीं, ना वो सुनेंगे, ना उनके खिलाफ बोलेंगे? क्या वो गांधी के 3 बंदरों की तरह काम करेगा, या स्वतंत्र तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको, चाहे वो सत्ता के लोग हों चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, उनके लिए वो क्रिएट करेगा? या जो ES शर्मा जी ने जो पत्र लिखा है उसको रद्दी की टोकरी में डालकर सत्ताधारियों की गोद में बैठकर उनका हुक्म मानेगा? ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।